हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज मैं आपके पास भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर उपस्थित हुआ हूं। भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 1 हम लोगों ने कवर किया था। पार्ट 1 में हम लोगों ने भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा था। अब मैं आपके पास पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें हम लोग समितियां व उसके अध्यक्ष, भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, संविधान के स्रोत, उद्देशिका, अनुसूचियों को आज कवर करेंगे। ठीक, चलिए आज शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स। तो आज हम लोग देखते हैं समितियां और उसके अध्यक्ष कौन हैं। देखिए, समितियों में कौन जो इम्पोर्टेंट समिति है उसको हम पढ़ लेते हैं। पहली आती है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रारूप समिति। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। गठन कब किया गया था इस समिति का, तो आप गठन बताएंगे 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया। कुल सदस्य कितने थे, तो 7 सदस्य थे। अध्यक्ष समेत थे, अर्थात कि एक अध्यक्ष थे प्लस 6 मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर्स। ठीक है, तो ये हुआ अंबेडकर जी के विषय में। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद की प्रक्रिया नियम समिति थी और संचालन समिति थी। ओके, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इधर आइए, जवाहरलाल नेहरू क्या था, संघीय संविधान समिति थी। आपसे पूछा जाएगा कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वह जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के भी संघ जब आपको दिखे तो वह जवाहरलाल नेहरू हैं, चाहे वो संघ शक्ति समिति हो, चाहे वो संघीय संविधान समिति हो, तो वहाँ जवाहरलाल नेहरू होंगे। अब देखिए सरदार पटेल के विषय में। सरदार पटेल अध्यक्ष थे किस किस समिति के, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक और जनजाति समिति के अध्यक्ष थे। एक चीज नोट करिएगा कि जवाहरलाल नेहरू जो है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो जब आपको पूछा जाएगा कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दो चीज़ें हैं, संघीय प्रांतीय। संघीय जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय सरदार पटेल। ठीक है, इतना चीज़ें माइंड में लेके चलिएगा। सरदार पटेल 3 चीज़ों के, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति। ठीक है, अल्पसंख्यक और जनजाति समिति। तो ये समितियां हैं आपकी। अब देखिए, एक और था संवैधानिक सलाहकार। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान क्या संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो वह B.N. राव थे, संवैधानिक सलाहकार। ठीक, इतना शायद आपको कवर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के प्रथम गवर्नर, प्रथम और अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय के विषय में। देखिए रॉबर्ट क्लाइव क्या थे, बंगाल का गवर्नर था। कब था, 1758 से 60 तक वह बंगाल का गवर्नर रहा। फिर 1765 से 67 तक वो बंगाल का गवर्नर रहा। फिर आते हैं वॉरेन हेस्टिंग, यह 1772 से 1774 तक बंगाल के गवर्नर थे। उसके बाद 1774 से 1785 तक वह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ 1774 के बाद, 1774 से 85 के बाद ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं। अब इससे पहले गवर्नर का पद रहता है, उसके बाद 1774 से गवर्नर जनरल का पद आ जाता है। आपको मैंने पीछे बताया था पार्ट 1 वाले वीडियो में। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाकर आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए। और देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो बंगाल का गवर्नर कौन रहा, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना प्रथम, वॉरेन हेस्टिंग। फिर आगे चलते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक
यह इनका कार्यकाल 1828 से 1834 तक रहा। ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद 1834 से 1835 तक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। ये ध्यान रखिएगा, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो 3 चीज़ें, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब आइए इसके बाद कौन आते हैं। 1856 से 1858 तक लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। उसके बाद 1858 से 1862 तक वो भारत के प्रथम वायसराय हुए। ये ध्यान दीजिएगा, वायसराय हुए, अर्थात गवर्नर जनरल का पद अब स्थानांतरित करके वायसराय में बदल गया था। गवर्नर पहले पद था, उसके बाद गवर्नर जनरल हुआ। ठीक है, गवर्नर जनरल से के बाद वायसराय हुआ। ध्यान रखिएगा, पीछे आप पढ़ चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जाके आप प्लीज़ एक बार उसको वॉच करिएगा। तो भारत के प्रथम वायसराय जब पूछा जाएगा तो वो लॉर्ड कैनिंग होंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो वॉरेन हेस्टिंग होंगे। ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगस्त 1947 से जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने। ये लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। यहाँ स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल, कई गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, आज़ादी के बाद का गवर्नर जनरल। तो ये एक तरफा सीरियल क्रमबद्ध आप पढ़ाई करेंगे तो कभी भी आप डाउट की स्थिति में नहीं रहेंगे, कभी भी असमंजस की स्थिति में नहीं रहेंगे। आप उस क्वेश्चन को क्लिक करने की स्थिति में होंगे। कैसा भी क्वेश्चन आएगा, अगर माइंड आपका सेट है कि मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाई की थी, क्रमबद्धता आपकी बहुत ज़रूरी होती है। क्रमबद्ध से पढ़ेंगे सही रहेगा आपका पढ़ाई। तो पहली चीज़ फिर से रिवीजन करते हैं। बार बार मैं रिवीजन करता हूँ, इसी समय आप उस चीज़ को याद कर लीजिए। आपसे पूछा गया बंगाल का गवर्नर कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत मतलब जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद जो गवर्नर जनरल बना वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए फिर जून 1948 से जनवरी 1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, ये देखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हो रहा होगा तो थोड़ा अंतर आपको करता हूँ मैं। एक सेकेंड, ये देखिए आप, यहाँ क्या कह रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन में इन्होंने कहा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, यहाँ क्या है कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो आप नाम लेंगे लॉर्ड माउंटबेटन का। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा जब स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय पे जोर दिया गया है, भारत का गवर्नर जनरल, भारतीय इंडियन गवर्नर जनरल। लॉर्ड माउंटबेटन इंडियन नहीं थे, यहाँ इंडियन पूछा जा रहा है, भारतीय गवर्नर जनरल। तब आप बोलेंगे सी राजगोपालाचारी। दोनों में कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी में। आपसे पूछा गया स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, सिर्फ प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, भारतीय नहीं, तो लॉर्ड माउंटबेटन। आपसे पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संविधान का स्रोत। ठीक है, संविधान का स्रोत में चलते हैं। तो इसमें क्या है कि
भारतीय संविधान का जो अधिकांश उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और विश्व के कई देशों के संविधानों से लिया गया है। 1935 का हमने बताया कि वो आधारशिला थी। एक संविधान के अधिकांश भाग 1935 से ही लिए गए हैं। 1935 की तरफ थोड़ा सा नज़र दौड़ाते हैं तो हम मोटे मोटे पॉइंट में आपको यह बताते हैं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति वहाँ प्रदान की गई थी। 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई 1935 में ही। जो 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन जो लागू किया गया था उसको 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। ठीक है, पहली बार संघात्मक सरकार बनाने का प्रयास किया गया। म्यांमार को भारत से पृथक कर दिया गया। आरबीआई की स्थापना की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और इसके साथ ही साथ ये आपका शक्तियों का विभाजन भी हुआ और फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई 1937 के लगभग। ठीक है, ये 1937 में हुआ था फेडरल न्यायालय की स्थापना। तो ये इतनी चीज़ें इससे संबंधित हैं। चलिए संविधान का स्रोत देखते हैं। संविधान के स्रोत में यह बताया गया है कि संविधान जो हमारा है वो सिर्फ एक जगह से नहीं लिया गया है बल्कि कई जगह से लिया गया है। संविधान भी देखिए हम लोगों को एक नई चीज़ें देने का प्रयास करता है, एक नई चीज़ें सिखाने का प्रयास करता है, बशर्ते कि हम उन सब चीज़ों से सीख पाएँ। संविधान ने क्या किया है कि संविधान जहाँ जहाँ से उसको उचित लगा अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, गलत चीज़ों को नकार दिया। वैसे ही इंसानों में होना चाहिए कि उन्हें अच्छी चीज़ों को जो लोग मिलते हैं उनके में जो अच्छाइयाँ हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, गलत चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, संविधान से हमें कुछ सीखना चाहिए। संविधान हमें सिखाता है, पढ़ाता ही नहीं, सिखाता भी है, जीने की राह भी दिखाता है कि कैसे रहना है आपको। तो चलिए संविधान में क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका से देखते हैं क्या क्या लिया गया। इससे उद्देशिका का विचार लिया गया, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, मूल अधिकार उपराष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है। एक चीज़ याद रखिएगा, महाभियोग हमेशा राष्ट्रपति पर लगता है, कभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नहीं लगता। महाभियोग जब भी शब्द आएगा वो राष्ट्रपति के लिए आएगा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की हटाने की विधि है। ठीक है, अब आते हैं ब्रिटेन से क्या लिया गया। संसदीय शासन प्रणाली ली गई, विधि का शासन जो कि आर्टिकल 14 में है यह लिया गया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, एकल नागरिकता है, द्विसदनीय प्रणाली है, विधायी प्रक्रिया है, संसदीय विशेषाधिकार है और परमाधिकार लेख है। पूर्व सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य लिए गए। प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, जब भी न्याय की बात आएगी तो ये तीनों लोग आके खड़े हो जाएंगे। कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। ओके। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, संयुक्त बैठक ली गई, उद्देशिका की भाषा ली गई, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली गई, समवर्ती सूची ली गई। ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट है। ये हर बार एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि ये कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, स्रोत ये कहाँ से लिए गए संविधान का स्रोत। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय किया गया, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित रहीं। तो संघीय व्यवस्था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका। कनाडा से। आयरलैंड से देखिए, नीति निर्देशक तत्व लिए गए, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन किया गया। साउथ अफ्रीका से क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन साउथ अफ्रीका से है। जापान से क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आर्टिकल 21, ठीक है, यहाँ से लिया गया।
अब कुछ चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है। तो हमेशा सर्वोच्च संविधान रहेगा। हमेशा संविधान जो है वो सर्वोपरि होता है, ठीक है, हमेशा सर्वोपरि है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध किया गया है कनाडा के संविधान से, ठीक। विश्व का प्रथम लिखित संविधान है कहाँ का है, यूएसए का है, ये लिखित संविधान है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आता है उद्देशिका। उद्देशिका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक। उद्देशिका, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना या उद्देशिका इसको कहते हैं, प्रेम्बल। इसमें 3 चीज़ों को बताया गया है, प्रस्तुत, प्रस्तुतकर्ता, अंगीकार। तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। स्वीकार कब किया गया उद्देशिका को, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, पूरा हम देखेंगे, पूरी डेट सीरियल वाइज क्रमबद्ध अच्छे से मैंने लिखा हुआ है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। उद्देशिका की विषय वस्तु में क्या है, मूल तत्व क्या थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब इसको कभी कभी क्रमबद्ध याद करने के लिए लगा दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि उद्देशिका का क्रमबद्ध क्या है, सीरियल वाइज क्या है, आप कैसे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, हम भारत के लोग भारत को, ऐसे याद करेंगे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक। उद्देशिका हर स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो लॉ का स्टूडेंट है या कोई अन्य स्टूडेंट है, हर व्यक्ति को उद्देशिका, अपने संविधान की जो आत्मा है उसको याद होना चाहिए उद्देशिका को। कई क्वेश्चन आपसे इससे पार हो जाएंगे अगर उद्देशिका आपकी याद है, ठीक है। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा आप। फिर उसके बाद समता में किस 2 चीज़ों की बात की गई, किसकी, प्रतिष्ठा व अवसर की समता की बात की गई। न्याय की बात की गई। न्याय हमने कहा आपसे कि न्याय जब भी बात होगी तो 3 लोग आके खड़े हो जाएंगे। कौन सा न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात। इसी न्याय की बात एक जगह और की गई है, कहाँ, नीति निर्देशक तत्व में, अनुच्छेद 38 में यही शब्द बताया गया है। न्याय का वही मतलब होगा जो प्रेम्बल में है, ठीक। स्वतंत्रता की बात की गई। स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, 5 चीज़ें, ठीक है। मूल तत्व 1 2 3 4 चीज़ें, ठीक। और समता कैसी, 2 चीज़ें, न्याय कैसा, 3 चीज़ें, स्वतंत्रता कैसी, 5 चीज़ें। तो ऐसे पढ़िए आप, पहले 2 से शुरू करिए। समता 2 चीज़ें, न्याय 3 चीज़ें, मूल तत्व 4 चीज़ें, स्वतंत्रता 5 चीज़ें, 2 3 4 5, ठीक है। ये कहाँ गया, 1 सेकेंड, आपका ये रहा, ओह शिट, आपका 1 मिनट, हाँ, ये समता 2 चीज़ें, 2, न्याय 3 चीज़ें, मूल तत्व 4 चीज़ें, स्वतंत्रता 5 चीज़ें। ऐसे 2 3 4 एंड 5, ठीक। ऐसे पढ़िए आप। चले आगे। अब देखिए ये कहा गया कि उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किन शब्दों को जोड़ा गया है। 3 चीज़ों को जोड़ा गया। ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि उद्देशिका में, पहली चीज़ तो ये पूछी जाएगी आपसे कि उद्देशिका में संशोधन कितनी बार हुआ है। तो आप क्या बताएंगे कि सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधन किया गया। और इस संशोधन द्वारा 3 चीज़ें क्या जोड़ी गई, वह थी पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता, ओके। ये तीनों चीज़ें जोड़ी गई। एक मामला था, एक
केस लॉ, जिसको कहें वाद था। लॉ वाले अच्छे तरह जानते होंगे, जो लॉ से नहीं संबंधित है उनके लिए बता रहा हूँ। एक केस मतलब वाद को कहते हैं, मामला है कि SR बोम्मई वर्सेस भारत संघ का मामला था, जिसमें यह न्यायालय ने निर्णय सुनाया था कि पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है, कि बेसिक स्ट्रक्चर है यह पंथ निरपेक्षता। ठीक है, संविधान में कहीं भी आप संशोधन कर दीजिए, परंतु संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। आगे के मैटर में ये सब बातें कहीं कहीं थी, इसमें सिर्फ ये कहा गया कि पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ और है इसमें कि क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। अब प्रश्न ये भी आता है। तो पहला मामला आया था एनरी बेरुबारी का। इसमें कहा गया कि नहीं, संविधान में उद्देशिका संविधान का ये कहा गया था कि इस उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं, यह कहा गया था। तो एनरी बेरुबारी के मामले में कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, जबकि केशवानंद भारती के मामले में कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है, आपको वो देख लेते हैं। संविधान की आत्मा है उद्देशिका, संविधान की आत्मा है यह कहा गया। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा है, किसने? KM मुंशी ने कहा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। देखिए, एक चीज़ कहा जाएगा कि संविधान की आत्मा क्या है, तो यह उद्देशिका को माना जाता है। यहाँ पे देखिए, भीमराव अंबेडकर जी ने 32 को माना है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा। ये अंबेडकर जी का मानना था। ठीक है, तो हमेशा 32 आएगा अगर अंबेडकर जी का पूछा जाएगा। संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा था, किसने? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। चलिए, एक चीज़ और है, उसको बाद में बताऊंगा। चलिए, इतने पॉइंट हो गए। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास आता है पॉइंट, इसमें कभी कभी आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब संविधान का गठन हुआ, कब अस्थायी अध्यक्ष आ रहे हैं, कब स्थायी अध्यक्ष आ रहे हैं, कौन बना था स्थायी अध्यक्ष, कौन बना था अस्थायी अध्यक्ष, प्रस्तावना को कब लाया गया था, कब स्वीकार किया गया, कब संविधान लागू हुआ, कब अधिनियमित हुआ। ये इतनी डेट होती हैं कि जिनको पढ़ के आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी डेट कब हम याद करें, उसी में फंस जाता है। तो मैंने आपके सहूलियत के लिए एक पेज पर मैंने बनाया हुआ है कि एक लाइन से क्रमबद्ध, जो मैंने नहीं कहा पहले, क्रमबद्धता होनी चाहिए किसी भी पढ़ाई में, तो क्रमबद्ध मैंने डेट वाइज उस चीज़ को लिखा हुआ है और मैटर को लिखा हूँ। देखिए आपको कैसा लगता है। चलिए, पहली डेट है 6 दिसंबर 1946। इस दिन को क्या हुआ? संविधान सभा का गठन किया गया। आप नोट डाउन कर लीजिएगा या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। ध्यान से पढ़िएगा आप, देखिए इस चीज़ को। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? 2 दिन बाद, डेट ध्यान से देखते रहिए आप। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, फिर 11 दिसंबर 1946 आया। इसमें क्या हुआ? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डेट देखिए, 6 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर सन 1946 ही चल रहा है। 6 के बाद 2 आया, 2 गैप करके 9 आ गया, एक दिन बीता, 11 आया, ठीक है। फिर एक दिन बीता, 13 आया। 13 दिसंबर को क्या हुआ है? 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में रखवाया। ठीक, जो उद्देशिका हमारी थी उसको संविधान सभा में किसने रखवाया था?
पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू भी रहते हैं वहाँ पे ऑप्शन में, आपके जब पूछा जाएगा क्वेश्चन तो याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखवाया था उद्देशिका प्रियम्बल को। कब रखवाया? 13 दिसंबर 1946 को। अब आया कि संविधान सभा द्वारा उस उद्देशिका को कब स्वीकार किया गया, तो स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को उस उद्देशिका को स्वीकार किया गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। 6 दिसंबर 1946 आप समझ लीजिएगा, 6 दिसंबर को संविधान सभा का गठन होता है। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर को प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में रखवाते हैं। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ठीक है, तो ये 26 नवंबर 1949 है। डेट चेंज हुई, सन भी चेंज हुआ, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 26 जनवरी 1950 आता है। डेट सेम है, मंथ अलग है और सन अलग है। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हो गया हमारा। ठीक, इसी संविधान लागू होने की बात किस आर्टिकल में कही गई है? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है आपसे कि कहाँ कही गई है। प्री का भी क्वेश्चन है ये कि आर्टिकल 394 द्वारा इस तिथि को संविधान के प्रारंभ की तिथि घोषित की गई है। किस तिथि को? 26 जनवरी 1950। ठीक है, आर्टिकल 394। एक आर्टिकल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जिसका जिक्र मैंने नीचे किया है। आर्टिकल 393, इसमें कहा गया है भारत का संविधान। जब आपसे कभी पूछा जाएगा इंटरव्यू में या प्री के क्वेश्चन में कि भारत का संविधान का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो आप आंसर देंगे अनुच्छेद 393 में। तो अनुच्छेद 393 और 394 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ऐसे डेट आ रही है 6 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 22 जनवरी, 26 नवंबर, 26 जनवरी। एक दो बार रिवीजन करेंगे, आपको याद हो जाएगा, चुटकियों में याद हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। परंतु कोशिश करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करिए मेरे साथ साथ प्लीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कहाँ आ जाइए, ये उद्देशिका प्रेम्बल। थोड़ा सा प्रेम्बल हम देख लेते हैं कि क्या है प्रेम्बल में, पढ़ लेते हैं, अच्छा लगेगा। उद्देशिका में क्या कहा गया? हम भारत के लोग, साथ में पढ़िए हमारे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? कौन बनाता है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग बना रहे हैं। भारत को क्या बना रहे हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना रहे हैं, समाजवादी बना रहे हैं, पंथ निरपेक्ष बना रहे हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या दे रहे हैं? न्याय। कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीनों लोग आगे खड़े हो गए। ठीक है, कैसी स्वतंत्रता दे रहे हैं? विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर समता। कैसी समता? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख नोट डाउन 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ये याद रखिएगा, मिति मासिक शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये पूछा जाता है आपसे
इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। मिति मासे शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। ओके, चले, ये हो गया। अब इसमें एक स्टेटमेंट है। इन सब चीज़ों को देखिए तोड़ के पढ़ने में और मज़ा आता है, थोड़ा डिटेल में, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है और इसको मुझे थोड़ा बुक की तरह है और इसको थोड़ा तेज लेके चलना है, तो मैं संकुचित मात्रा में ही आपको थोड़ा सा बता पा रहा हूँ, वरना बोर्ड पे और अच्छा लगता है इसको पढ़ने में, एक एक शब्द को। चलिए, फिलहाल एक स्टेटमेंट है डॉक्टर अंबेडकर जी का। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता त्रिमूर्ति के रूप में है। यदि एक को दूसरे से अलग कर दें तो सामाजिक लोकतंत्र का आशय निष्फल हो जाएगा। बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है इनका। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे यहाँ। एक स्टेटमेंट और था डॉक्टर सुभाष कश्यप का। आपको डॉक्टर सुभाष कश्यप को आप जानते होंगे, अधिकतर लोग डॉक्टर सुभाष कश्यप की बुक पढ़ते हैं। लॉ वाले तो सभी जानते हैं, लॉ वाले से इतर भी लोग जानते होंगे डॉक्टर सुभाष कश्यप को। उनका भी एक स्टेटमेंट है कि संविधान यदि शरीर है तो प्रस्थापना उसकी आत्मा या उद्देशिका उसकी आत्मा। क्या कहा? संविधान यदि शरीर है तो प्रस्थापना उसकी आत्मा, प्रस्थापना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ओके, ये स्टेटमेंट रहा डॉक्टर सुभाष कश्यप का था। आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है, तो आप बताएंगे कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित होती है। या ये पूछा जा सकता है कि संविधान का स्रोत कौन है, तो भारत की जनता है, हम भारत के लोग हैं, जो यहाँ पे बताया गया है। हाँ, ये हम भारत के लोग हैं। क्या है? भारत का संविधान का स्रोत भारत की जनता, हम भारत के लोग हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें और हैं आपकी, वो लास्ट में बताऊंगा। अब देखते हैं अनुसूचियों में देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या है अनुसूचियों में। हमारे संविधान में देखिए 12 अनुसूचियां हैं टोटल। 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं टोटल। ठीक, तो चलिए पहली अनुसूची देखते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है। पहली अनुसूची जो है यह राज्य व संघ राज्य क्षेत्र की बात करती है। पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। इस समय राज्य कितने हैं और संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं? पहले 29 राज्य थे, अब तेलंगाना 29वां राज्य था, परंतु अब इस हाल ही में अब 28 राज्य हो गए हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हो गए हैं। ठीक, पहली अनुसूची क्या कही? राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। द्वितीय अनुसूची क्या कहता है? वेतन की बात करता है। राष्ट्रपति तथा अन्य उच्चाधिकारियों के वेतन की बात की गई है। यहाँ ये वेतन की बात की गई है। पहले में राज्य संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ की बात की गई है। शपथ, पहली में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी में वेतन की बात की गई, तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की बात की गई। यहाँ पे राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की बात की गई। पांचवी अनुसूची में क्या कहा गया? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों की प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। छठवीं अनुसूची में क्या कहा गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया है।
एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो है 1 2 3 4 जो स्टेट हैं इनका नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है आपका। मेघालय की जगह मणिपुर दे देगा आपको कि कौन सा नहीं है इसमें से, तो मणिपुर नहीं रहेगा छठी अनुसूची में। याद रखिएगा ये चारों आप याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको दरअसल मेरा एक ट्रिक है, आप एक चीज़ याद रखें, मणिपुर हमेशा दिमाग में याद रखिएगा कि नहीं है, तब आप याद कर पाएंगे वो ट्रिक। एक ट्रिक है जैसे कि वो है कि जैसे ATM का स्क्वायर आप पढ़े होंगे, ATM का स्क्वायर। ए से क्या हो गया, असम हो गया, इससे टी से क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया, एम से क्या हो गया, मेघालय हो गया, और एम स्क्वायर, एम इंटू एम होता है ना, एम स्क्वायर, तो एक एम और बचा, तो इस एम से क्या हो गया, मिजोरम हो गया। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एक बचा मिजोरम। मणिपुर नहीं है, ये याद करके चलिएगा आप, ये याद करने का तरीका है। ATM स्क्वायर, ठीक, ATM होता है ना, वही ATM स्क्वायर। चलिए, तो ये 5 छठवीं अनुसूची थी। 7वीं देखिए, 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। अब आप एक क्वेश्चन मुझे बता सकते हैं कि 7वीं अनुसूची का उल्लेख किस अधिनियम में किया गया है, किस एक्ट में किया गया है, जो पीछे हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा है। कहाँ हमने पढ़ा था कि 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन केंद्र व राज्य के मध्य, कहाँ हमने पढ़ा था, बता सकते हैं आप? तो मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोगों ने 1935 के एक्ट में पढ़ा था। ठीक है, 1935 के एक्ट में पढ़ा था कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन की बात की गई थी, 7वीं अनुसूची की बात की गई। उसमें संघ, राज्य, समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है, हमने बताया था उस चीज़ को। ठीक, देखिए 7वीं अनुसूची आई है, तो इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये रहा, हमने बनाया है आपके लिए 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में देखिए 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची 66 विषय, समवर्ती सूची 47 विषय। ठीक, संघ सूची में क्या क्या आते हैं, ये क्वेश्चन आपका बनता है ऑप्शनल कि कौन कौन से आते हैं विषय आपके संघ सूची में, कौन से राज्य में आते हैं, कौन से समवर्ती में आते हैं। संघ सूची में क्या आता है, शेयर बाजार आता है, डाकघर आता है, बचत बैंक आता है, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे आता है। ठीक है, अब देखिए बचत बैंक, जब भी बैंक आ रहा है ना, ये बैंक आ रहा है और ये बैंक आ रहा है, तो ये बैंक शेयर आपके संघ में आ जाएंगे जब भी बैंक आएगा। ठीक, देखिए बैंकिंग है, बीमा भी है आपका, वैसे बैंक वैसे बीमा और रक्षा, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी आपका संघ में। अब इसमें एक पकड़ने वाली बात है, यहाँ रेलवे की बात की गई है। अभी आप राज्य में देखिए तो आप जान लेंगे। राज्य में क्या है, पुलिस है, जन स्वास्थ्य है, गैस है, कृषि है, रेलवे पुलिस है, पंचायती राज है और भूमि सुधार, ये राज्य का विषय है। अब यहाँ चूंकि संघ में आप देखेंगे रेलवे, खाली रेलवे जो है वो संघ का हो जाएगा, और रेलवे पुलिस की बात होगी तो वह राज्य सूची का विषय होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। कृषि राज्य सूची का विषय है, गैस राज्य सूची का विषय है, पंचायत राज्य सूची, भूमि सुधार राज्य सूची। अब देखिए नेक्स्ट समवर्ती। समवर्ती में आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा पहले स्टेट सूची का था। ठीक है, राज्य सूची का विषय हुआ करता था, परंतु 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यह भी याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। वन, विद्युत, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये सभी आपका समवर्ती में है। देखिए प्रोसीजर लॉ से अगर संबंधित रहेगा तो वो समवर्ती में जाएगा, और दूसरी चीज़ कि विवाह के मैटर से संबंधित कोई भी मैटर रहेगा तो वो समवर्ती सूची में जाएगा। आप देख लेंगे कि विवाह होगा या विवाह विच्छेद होगा तो भी वो समवर्ती में जाएगा।
ठीक है, तो ये चीज़ें आप, शिक्षा इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह समवर्ती सूची में रहेगा, ये याद रखिएगा आप कि यह समवर्ती सूची में रहेगा। ठीक है, चलिए ये तो था 7वीं अनुसूची तक हम लोग पहुँचे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। ठीक है, भाषाओं को मैंने एक जगह नोट किया है आपके लिए, भाषाओं को देख लेते हैं। हाँ, ये 8वीं अनुसूची भाषाएं। देखिए कुल भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। मूल भाषा कितनी थी? 14 थी। 15वीं भाषा कब जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। कौन सी? सिंधी। कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया है। ठीक है, ये सिंधी को जोड़ा गया। फिर 3 अन्य भाषाओं को जोड़ा गया। देखिए 14 मूल भाषा थी। जब आपको पूछा जाएगा कि मूल भाषाएं कितनी थी, भाषाएं नहीं मूल भाषाएं, तो आप 14 बताएंगे। 15वीं जोड़ी गई सिंधी, 3 अन्य जोड़ी गई, तो टोटल कितनी हो गई? 18 हो गई। तो 3 कौन सी जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो अड़ दोनों में रहेगा, कोंकणी मणिपुरी। ठीक है, नेपाली आप याद कर लीजिएगा। तो 3 ये कब जोड़ी गई? 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। सिंधी 21वां संविधान संशोधन, और ये 3 जो जोड़ी गई कोंकणी मणिपुर नेपाली, ये 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ठीक, 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई। अब टोटल कितनी हो गई? 22 हो जाएंगी। तो 4 कौन सी भाषाएं थी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 अन्य जोड़ी गई। ये कब जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसको जोड़ा गया है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को। अब देखिए 96वें संविधान संशोधन द्वारा 2021 द्वारा उड़िया पहले शब्द था, तो उड़िया शब्द को ओडिया कहा जाने लगा। कब किया गया? 96वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, तो ये आपका भाषाओं संबंधित है। कुल भाषाएं 22 हैं, सॉरी, मूल भाषा थी 14 थी। 15वीं सिंधी आई, 3 अन्य जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर 4 अन्य जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को। ठीक, उड़िया पहले था, उड़िया से अब ओडिया कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको चलते हैं। 8वीं अनुसूची की 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। ये कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जुड़ा है। ये पहला संविधान संशोधन आपका था। ठीक है, तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची भूमि सुधार जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची क्या थी? दल बदल से संबंधित थी। यह कब जुड़ा? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जुड़ा है 10वीं अनुसूची। फिर 11वीं अनुसूची आई, ये पंचायतों से संबंधित है। यह कब जुड़ी? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जुड़ी। नेक्स्ट एंड लास्ट आती है 12वीं अनुसूची, जो नगर पालिका से संबंधित है। यह कब जोड़ी गई? 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जुड़ी। सन एक ही है, 73वां हो चाहे 74वां, ये सन एक ही रहेगा, बस ये 73वां 74वां ये चेंज होगा, 1992 है। तो ये आप 52वां, 53वां, 74वां और प्रथम संविधान संशोधन ये याद रखेंगे आप। ये पूछा जाता है आपसे कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 10वीं कब जोड़ी गई, 11वीं कब जोड़ी गई, 12वीं कब जोड़ी गई, या ये पूछा जाएगा 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार है। 10वीं में क्या? दल बदल। 11वीं में क्या? पंचायत से संबंधित। 12वीं में क्या? नगर पालिका है। ठीक, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अब देखिए एक और चीज़ है, इनरी बेरूबारी यूनियन एक था, तो इसमें कहा गया था कि संविधान उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। यही कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि ये किस मामले में कहा गया था, तो इनरी बेरूबारी यूनियन में यह बातें कहीं कहीं थी। अच्छा, ये तो इतना पॉइंट हो गया आपका। अब चलते चलते एक कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, वो मैं आपको बताते चलूँ कि एक जगह आपको कहा जाएगा कि भारतीय संविधान, ये कहा जाए किसने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है। किसने कहा? ये ग्लेनविन ऑस्टिन ने कहा था। ये नोट कर लीजिएगा आप कि भारतीय संविधान
एक सामाजिक दस्तावेज है। ये ग्लेनविन ऑस्टिन ने कहा था। ये किसने कहा था? भारतीय संविधान को अर्धसंघीय या क्वासी फेडरल किसने कहा था? तो ये केसी वेयर ने कहा था। ठीक है। और एक और है कि यह किसने कहा कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। ठीक, ये सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। 3 स्टेटमेंट आपका, एक ग्लेनविन ऑस्टिन का जो कहा था कि भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है, दूसरा केसी वेयर है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय या क्वासी फेडरल इन्होंने कहा था। फिर सर आइवर जेनिंग्स इन्होंने यह कहा था कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट एक और आता है कि भारतीय संविधान का ढांचा कैसा है? तो आप बताएं कि स्वरूप से संघात्मक है एवं आत्मा से एकात्मक है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी। और उसके बाद एक दो पॉइंट और हैं जो पूछा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली किस पर आधारित होती है? तो आप बताएंगे शक्ति के अविभाज्यीकरण पर आधारित होती है। ये रहेगा आपका ऑप्शन। शक्ति के आपसे पूछा जाएगा कि संसदीय शासन प्रणाली किस पर आधारित होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे शक्ति के अविभाज्यीकरण पर, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांतों पर, तीसरा ऑप्शन न्यायिक स्वतंत्रता पर, और चौथा कोई नहीं। तो आप बताएंगे शक्ति के अविभाज्यीकरण पर। क्यों? क्योंकि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों से ही होता है। ठीक है, इसलिए शक्ति के अविभाज्यीकरण पर होता है ये। एक पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये किसने कहा? तो यह सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। ठीक, दूसरा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसने कहा? जेनिंग्स ने ही कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। एक स्टेटमेंट और है कि यह 1922 में यह किसने मांग की थी कि भारत का राजनीतिक भाग भारतीय स्वयं बनाएंगे? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था कि 1922 में यह किसने मांग की थी कि भारत का राजनीतिक भाग भारतीय स्वयं बनाएंगे? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस योजना के अंतर्गत संविधान सभा की स्थापना का प्रावधान रखा गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 की योजना के अंतर्गत रखा गया था। लास्ट पूछा जाएगा भारत की संविधान सभा किसके द्वारा चुनी गई थी? तो यह विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनी गई थी। तो बस इतना ये पॉइंट थे आपके आज के। इतनी चीज़ों को आप कवर कर लीजिएगा। इतना हो गया आपका। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। दिक्कत इस बात की होती है, आदमी मेहनत करता है तो कुछ तो आप उसको रिज़ल्ट दीजिए। नहीं सही है तो भी बताइए, आप कमेंट करके मुझे बताइए क्या मुझे करना चाहिए। तो या अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब ये आज का पार्ट 2 है। जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो प्लीज़ जाइए और पार्ट 1 देखिएगा पहले, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिएगा मेरा। ठीक है। और नेक्स्ट टर्न में मैं क्या आपको पार्ट 3 में मैं आपको क्या बताऊंगा कि राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताऊंगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में बात करूंगा, और भारतीय संविधान के जो भाग हैं, पार्ट्स हैं, उनके बारे में बात करूंगा, और नागरिकता के बारे में बात करूंगा। ठीक, ये पार्ट 3 में हम लोग मिलेंगे इन सब चीज़ों को लेकर। तब तक के लिए चलते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू।